नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, कल जो है हम लोगों ने औरंगज़ेब को समाप्त किया था। औरंगज़ेब को समाप्त नहीं किया था, औरंगज़ेब का लेसन समाप्त किया था। तो कल जो है मुग़ल राजनीतिक व्यवस्था कंप्लीट हो गई थी। आज जो है हम लोग मुग़ल प्रशासन और संस्कृति को देखेंगे। तो देखिए, जो मुग़ल प्रशासन का केंद्रीय प्रशासन था, उसमें जो है सर्वोच्च पद जो है वो बादशाह का होता था, यानी सर्वोच्च सत्ता पर बादशाह स्थापित था। अब इसके नीचे जो है सारे पदाधिकारी आते थे। और जो दूसरा प्रमुख पद था मुग़ल काल में, वो वकील का होता था, जिसे वकील ए मुतलक कहा जाता था। और ये समझिए कि मुग़ल काल में प्रधानमंत्री का पद होता था। अब देखिए कि यहाँ पे कुछ बादशाह और उनके समय में जो वजीर या प्रधानमंत्री रहे हैं उनको हम देखेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, क्योंकि उनको दे दिया जाता है बादशाह के साथ मिलान करने के लिए, या वजीरों का क्रम पूछ लिया जाता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बाबर के समय में जो है इसका वजीर रहता है निजामुद्दीन खलीफा, और इसी निजामुद्दीन खलीफा द्वारा खलीफा का षड्यंत्र भी आप देखेंगे हुमायूं के समय होता है। उसके बाद जो हुमायूं है उसका वजीर रहता है, प्रथम वजीर उवैस मोहम्मद। तो उवैस मोहम्मद जो है ये हुमायूं का पहला वजीर रहता है। इसके बाद जो हुमायूं का वजीर आता है वो है बैरम खान, और बैरम खान को आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये आगे चल के अकबर के लिए भी वजीर का काम करता है। तो अकबर के समय में पहला वजीर, जो कि हुमायूं के समय से कंटिन्यू कर रहा है, तो बैरम खान होता है। इसके बाद जो अकबर का अगला वजीर है वो सिहाबुद्दीन अहमद है, सिहाबुद्दीन अहमद खान। और इसी सिहाबुद्दीन अहमद खान के साथ जो है माहम अनगा, जो देखिए कि एक अतका खैल आप जानते हैं कि नहीं है, जो ढाई माँ का परिवार रहता है अकबर के, उसको अतका खैल कहा जाता है। तो उसकी जो प्रमुख रहती है माहम अनगा, वो भी वजीर रहती है। और मुग़ल काल में पहली बार किसी महिला को वजीर बनाया जाता है, और संयुक्त रूप से दो लोग वजीर के पद पे आते हैं। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर ये पूछ दिया जाए कि मुग़ल काल में पहली बार महिला को वजीर किसके समय बनाया गया, तो अकबर के समय वजीर को पूछा जाए तो आप माहम अनगा याद करेंगे, और अगर संयुक्त पूछा जाए तो भी आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। फिर अगला वजीर बहादुर खां होता है। फिर इसके पश्चात शमसुद्दीन अतका खां जो है अकबर का वजीर होता है। अब इसके बाद देखिए, जहांगीर के समय में इसका जो ससुर रहता है एतमादुद्दौला, जो नूरजहां का पिता रहता है, और इसका ससुर है जहांगीर का, तो एतमादुद्दौला को अपना वजीर बना के रखता है जहांगीर। इसके बाद शाहजहाँ के समय में इसका जो ससुर असद खां रहता है, इसकी लड़की से ही शाहजहाँ की शादी हुई रहती है असद खां से, वो इसका लंबे समय तक वजीर रहता है। फिर सादुल्ला खां जो है शाहजहाँ के काल में दूसरा वजीर बनता है। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। फिर औरंगज़ेब के समय देखिए मीर जुमला, ये दक्कन से आया रहता है और वजीर का पद प्राप्त करता है मुग़ल दरबार में। उसके बाद फाजिल खां, फिर जाफ़र खां और असद खां। असद खां जो है सबसे लंबे समय तक, पूरे मुग़ल काल में आप देखिए सबसे लंबे समय तक जो है वजीर के पद पे रहने वाला व्यक्ति असद खान रहता है। ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में कि सबसे लंबा समय जो है वजीर के पद पर किसने व्यतीत किया, तो उसका उत्तर असद खां होगा। फिर जो देखिए अगला पद है वो है दीवान ए अशरफ या दीवान ए आला। ये जो है बेसिकली वित्त मंत्री का पद होता था, और आपको याद है कि नहीं, इस पे जो है टोडरमल रह चुके थे। अब इसके बाद जो अगला पद है वो है दीवान तन, या ये जागीर और वेतन संबंधी अधिकारी होता था, दीवान तन। फिर अगला अधिकारी है दीवान ए खालसा। खालसा से आप समझ जाइए कि ये भूमि से संबंधित है, क्योंकि खालिसा भूमि वह क्षेत्र होता था जो बादशाह या सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी। तो ये भूमि का जो प्रबंधक होता था उसे दीवान खालसा कहा गया। फिर जो अगला पद होता था वो है दीवान बयूतात का। बयूतात मतलब देखिए कारखाना होता है, और ये सल्तनत काल से लेकर मुग़ल काल में आप देखेंगे तो जो कारखाने का प्रधान होता था उसको दीवान बयूतात कहा जाता था। फिर एक अगला पद है दीवान मुस्तौफ़ी, ये आय व्यय का देख रेख करता था मुस्तौफ़ी। अब इसी से मिलता जुलता एक पद है दीवान मुशरिफ़। यहाँ आपने देखा मुस्तौफ़ी और ये है मुशरिफ़, तो ये महालेखाकार होता था। इसके बाद एक प्रमुख पद है मीर बख्शी या मीर बख्शी। ये सैन्य प्रमुख होता था, लेकिन सेनापति नहीं होता था। ये सेना का प्रधान होता था, लेकिन युद्ध में सेना का नेतृत्व नहीं करता था। इसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रीजनिंग असर्शन में ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि सेना का प्रधान है लेकिन सेनापति नहीं। उसके बाद एक पद है मीर शामा,
और ये शाही आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। मीर सामा या खाने सामा कहा जाता था। तो आप ये समझिए कि शाही परिवार के लोगों की ज़रूरतों को जो पूरा करता था जो अधिकारी, उसे मीर सामा कहा जाता था। और आगे आप देखेंगे शाहजहाँ और औरंगजेब के टाइम में आके मीर सामा का पद इतना महत्वपूर्ण हो जाता था कि जिस व्यक्ति को मुग़लों का वजीर बनना होता था पहले उसे मीर सामा बनना पड़ता था। तो एक तरह से ये समझिए कि मीर सामा सीढ़ी बन गई थी वजीर पद प्राप्त करने की। फिर अगला पद है काजी उल कुजात। तो ये नाम से ही स्पष्ट है कि देखिए ये न्यायाधीश होता था, मुख्य न्यायाधीश, और आप ये समझिए कि न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। हालांकि सबसे ऊपर बादशाह बैठा होता था। जैसे आज आप देखिए सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अगर कोई डिसीजन ऐसे आते हैं जो राष्ट्रपति को रेफ़र किए जाते हैं, तो वो वाली स्थिति है कि मुग़ल काल में आप ये समझिए कि जो काजी उल कुजात था वो मुख्य न्यायाधीश था, यानी सुप्रीम कोर्ट हो गया, और इसके ऊपर बादशाह बैठा हुआ यानी वो राष्ट्रपति हो गया। कि यहाँ से अगर कोई चीज़ होती थी, जैसे किसी को मृत्युदंड की माफ़ी देनी हो, तो यहाँ से न देकर फिर बादशाह को उसको रेफ़र किया जाता था। फिर अगला पद है सद्र उस सुदूर। देखिए यह धार्मिक मामलों का जो है प्रधान होता था। तो ये जो है मुग़ल कालीन प्रमुख अधिकारी हो गए। अब मुग़ल कालीन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी केंद्रीय प्रशासन में कुछ अन्य अधिकारी भी, तो उन्हें भी हम देखेंगे। तो देखिए पहला पद है मीर बार। ये वन अधीक्षक होता था, यानी वन का अधिकारी होता था। फिर एक पद है मीर अर्ज। ये अर्ज याचिका होती है इसका मतलब, तो ये याचिका अधिकारी होता था, और बादशाह को जितनी भी याचिकाएं प्रस्तुत करनी होती थी वो इसी का काम था, मीर अर्ज भेजता था। फिर एक पद है मीर तोजक या मीर तुजुक। तो ये जो समारोह अधिकारी इसको कहा जाता था, कि अगर मान लीजिए कि कोई भी समारोह होता था दरबार में या कहीं पर, तो उसका प्रबंधन जो है ये मीर तोजक करता था। तो ये केंद्रीय प्रशासन के अन्य प्रमुख अधिकारी हो गए। अब देखिए हम प्रांतीय प्रशासन को देखते हैं। तो प्रांतीय प्रशासन की संरचना भी मुग़ल काल में कमोबेश जैसा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वैसे ही बनाई गई, और उनके पदों के नाम भिन्न भिन्न। तो देखिए प्रांतीय प्रशासन का जो प्रमुख होता था उसे सूबेदार कहा जाता था, और ये शांति व्यवस्था और प्रशासन के लिए प्रमुख अधिकारी ये होता था। अब इसी के बराबर एक पद था दीवान का, और ये रोक और संतुलन का भी कार्य करते थे एक दूसरे पे। तो दीवान जो है वो राजस्व का प्रधान होता था, और राजस्व की वसूली इसके प्रमुख कार्य थे। फिर अगला पद है बख्शी। जैसे आपने देखा मीर बख्शी सैन्य प्रधान था, वैसे बख्शी राज्य में सेना का प्रमुख होता था। फिर एक पद है सद्र। केंद्र में हमने देखा सद्र उस सुदूर, और यहाँ राज्य में सद्र, तो यानी धार्मिक मामलों का प्रमुख। फिर देखिए प्रांतीय प्रशासन के बाद सरकार प्रशासन आता था, यानी जिला प्रशासन था। इसमें प्रशासन का भार जो होता था वो फौजदार के ऊपर होता था, और राजस्व का काम जो है अमल गुजार देखता था। इन नामों को आप याद रखिए और इनकी कैटेगरी को याद रखिए कि किस स्तर पे ये अधिकारी होते थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं और बड़ा कन्फ्यूजन होता है। फिर एक अधिकारी है वितिक्ची। ये देखिए भूमि और लगान का अधिकारी था वितिक्ची। फिर एक पद काजी, यानी ये सरकार प्रशासन में धार्मिक मामलों का अधिकारी था। इसके बाद देखिए परगना प्रशासन, यानी एक तरह से समझिए आज वर्तमान में जो तहसील स्तर की प्रशासन की इकाई है वो ये थी। इसमें जो है प्रशासन का मुख्य भार सिकदार के ऊपर होता था। फिर राजस्व प्रशासन आमिल देखता था। फिर फौजदार जो है वो खजांची होता था, और राजस्व के लेखा जोखा जो था वो कानूनगो देखता था। और आज भी देखिए कि तहसील में कानूनगो नाम का एक अधिकारी बैठता है, जो पटवारी या लेखपाल जिसे हम कहते हैं उनका प्रमुख होता है, और आज भी इसका काम वही है। तो ये समझिए कि पिछले 400-500 साल से हम इस व्यवस्था को कंटिन्यू करते आ रहे हैं। अब इसके बाद जो है मुग़लों के समय देखिए एक व्यवस्था थी मनसबदारी प्रणाली। ये जो है मुग़ल केंद्रीय प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती थी। तो अब इससे संबंधित चीज़ें देखते हैं। इसका संस्थापक देखिए अकबर था, और उसने 1575 यानी अपने शासन के 19वें वर्ष में इस व्यवस्था की उसने शुरुआत की थी। देखिए इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं कि अकबर द्वारा जो कोई कार्य किया गया है कि अकबर ने उसे अपने शासन के किस वर्ष में स्टार्ट किया था, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब इस मनसबदारी की जो है वो 3 श्रेणियाँ थीं। 3 श्रेणियों में मनसबदारी विभाजित था। पहला देखिए है 5000 जात 5000 सवार। अब यहाँ जात सवार को मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि जात जो होती है वो रैंक को निर्धारित करती है, यानी कोई अधिकारी कितने जात का है तो ये बताया जाता था कि वो किस पद पे बैठा है, यानी किस रैंक की पद पे बैठा है। और सवार से मतलब ये होता था कि उसके अंडर में कितने घुड़सवार थे। तो 5000 जात और 5000 सवार जिसका रैंक होता था वो प्रथम श्रेणी में आता था मनसबदारी के, और 5000 जात और 3000 सवार अगर होता था तो वो द्वितीय श्रेणी में आता था, और 5000 जात और 2000 सवार अगर होते थे तो वो तृतीय श्रेणी में आता था। अब मनसबदारों का
इसके अलावा एक और कैटेगराइजेशन है, और वो जो देखिए वो कैसे है, तो 100 से लेके जो 500 के मनसबदार थे उनको मनसबदार कहा जाता था, यानी 500 तक के अधिकारी होते थे। फिर उसके बाद 500 से 2500 वाले को अमीर कहा जाता था, और जो लोग 2500 से ऊपर की मनसबदारी रखते थे उन्हें अमीर आजम कहा जाता था। अब यहाँ पे मनसबदारी में दो फैक्ट ऐसे हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में वो पूछा गया है और सीधे सीधे पूछा गया कि मनसबदारी व्यवस्था में महाना या सिमाहा सिसमाहा करके इसको पूछा जाता है, व्यवस्था जो है किसके द्वारा लागू की गई या किस बादशाह द्वारा, तो वो शाहजहाँ द्वारा देखिए लागू की गई है। और ये एक तरह का ये मंथली स्केल होता था, जागीरों में वेतन देने का जो तरीका होता था वो मंथली करने का तरीका ये शाहजहाँ ने किया था। ये चूँकि देखिए मेंस का टॉपिक है, लेकिन आप ये जानिए कि महाना की शुरुआत शाहजहाँ ने की थी। और एक प्रणाली थी मसरूत, ये जो है औरंगजेब द्वारा शुरू की गई थी। अब मसरूत क्या थी, मसरूत जो है एडिशनल सवार देने की जो तरीके थे या पद्धति थी उसको कहते थे। मान लीजिए कोई अधिकारी 5000 जात या सवार रैंक का अधिकारी है और वो कहीं जा रहा है अभियान पे, अब उसको 7000 सैनिकों की आवश्यकता है। चूँकि वो 5000 जात 5000 सवार का है, अब उसे 7000 सैनिक चाहिए, तो तत्काल एक व्यवस्था होती थी कि 2000 मसरूत प्रणाली के तहत उसको और सवार दे दिए जाते थे और उसकी आपूर्ति हो जाती थी और वो चला जाता था। तो ऐसी स्थिति के लिए औरंगजेब ने मसरूत प्रणाली को विकसित किया था। अब इसके बाद देखिए हम सैन्य प्रशासन को देखें मुग़लों के, तो यहाँ मैंने सैन्य प्रशासन में उनके डिवीज़न को नहीं लिया है, जो चीज़ें प्रमुख हैं जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं मैंने उनको ही सीधे सीधे ले रखा है। तो देखिए एक सैनिक होता था अहदी, इसको पूछा गया है और बहुत बार आता है, ये कन्फ्यूजन होता है कि अहदी क्या थे मुग़ल सैन्य प्रशासन में। तो अहदी वैसे सैनिक होते थे जो केवल बादशाह की सुरक्षा में होते थे या बादशाह के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी। और आप ये समझिए कि ये उच्च वेतनमान प्राप्त सैनिक होते थे। उसके बाद एक सैनिक का प्रकार है दाखिल या दाखिली, ये राज्य द्वारा इनकी भर्ती की जाती थी, लेकिन ये जो है मनसबदारों के नेतृत्व में कायम करते थे, यानी ये जो है मनसबदारों के अंडर में रहते थे। फिर एक तीसरा है कुमकी, ये घुड़सवार होते थे और जब युद्ध में कभी मनसबदारों को ज़रूरत होती थी अतिरिक्त घुड़सवारों की, तो इन कुमकियों को जो है उनके साथ भेज दिया जाता था। अब देखिए मुग़लों के सैन्य प्रशासन में तोपों की बड़ी चर्चा है। तो दो तरह के तोप थे, जिनसी और दस्ती। तो जो जिनसी तोपें होती थी वो भारी तोपें होती थी और जो दस्ती तोपें होती थी वो हल्की होती थी। अब इन दस्ती तोपों में भी 4 तरह की तोपें थी, जो देखिए सीधे सीधे ये पूछा गया है यूजीसी नेट में। पहली तोप थी गजनाल, यानी हाथी के ऊपर रख के चलाई जाने वाली तोप। दूसरी नरनाल, यानी मनुष्य के ऊपर या समझिए आप कंधे पर रख के रॉकेट लॉन्चर की तरह चला रहे हैं। फिर तीसरी तोप जो है वो सुतुरनाल, यानी ऊँट के ऊपर रख के। और चौथी तोप अर्राब होती थी, या छोटे पहियों के ऊपर रखकर छोटी तोप थी जिसको चलाया जाता था। इसके बाद देखिए कुछ जहाज़ हैं जो मुग़लों के समय में बने हुए थे, और चूँकि इनकी जहाज़रानी बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन सरकार यानी बादशाह द्वारा उस समय जहाज़ों का प्रचलन था और उनके अंडर में ही जहाज़ें हुआ करती थी। तो 2 जहाज़ है शाही और गुंजावर, ये दोनों जो है शाहजहाँ के प्रमुख जहाज़ थे। उसके बाद एक जहाज़ है गंज ए सवाई, देखिए नाम थोड़ा अजीब है लेकिन ये जहाज़, और ये औरंगजेब का जहाज़ है और इसे भी एग्ज़ाम में पूछा गया। तो आज जो है हम लोगों ने मुग़ल प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और सैन्य प्रशासन देखा। अब अगले 2 वीडियो में हम जो है इसका बचा हुआ हिस्सा देखेंगे। और फिलहाल आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद। और मैं अपने उन नए साथियों से कहना चाहूँगा जो मेरे चैनल पे नए हैं, वो जो है अगर आर के एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, तो वो इस चैनल पे आके इंडियन ज्योग्राफी का अपना पूरा क्लास ले सकते हैं। और जैसे हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है, मैं उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर दूंगा और फिर पॉलिटी और साइंस ख़त्म हो जाएगा। तो जो स्टैटिक का बड़ा एरिया है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है हम लोग करंट अफेयर्स जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो डेली बेसिस पे शुरू करेंगे। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।